अस्सलाम वालेकुम। कारोबारी दस्तक के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। सबसे पहले एक नज़र स्टॉक मार्केट के ऊपर। लास्ट वीक हमने देखा था 47,493 का लेवल इंडेक्स मार्केट का क्लोज हुआ और इस वीक में मार्केट की क्लोजिंग 49,493 और इस तरह से 2,000 पॉइंट का इजाफा इस वीक में मार्केट में विटनेस किया गया। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल दिखाई दिया स्टॉक मार्केट के ऊपर और इस तरह से स्टॉक मार्केट ने अपने 6 साला हाईएस्ट लेवल को अचीव किया इस वीक में। गोल्ड की प्राइस की अगर हम बात करें, 1 तोला गोल्ड की प्राइस के अंदर इस वीक में थोड़ा सा इजाफा देखने में आया। लास्ट वीक हमने देखा था 1,93,600 की क्लोजिंग और इस वीक में 2,06,600 और इस तरह से मार्केट में 13,000 रुपये का गोल्ड की 1 तोले की प्राइस के अंदर इजाफा विटनेस किया गया। इसके साथ अगर हम डॉलर की प्राइस के ऊपर जाएं, डॉलर लास्ट वीक हमने देखा था 282 रुपये 65 पैसा और इस वीक में कंटिन्यूसली जो हम पिछले 1.5 महीने से विटनेस करते चले आ रहे हैं कि डॉलर दिन ब दिन डिक्रीज़ की तरफ है और रुपया एप्रिशिएट हो रहा है और इस वीक की क्लोजिंग डॉलर की 277 रुपये 62 पैसा और इस तरह से 5 रुपये 3 पैसा डॉलर जो है ना वो डिक्लाइन हुआ। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को विटनेस करें कि जिस तरह से हमने 6 साल के हाईएस्ट लेवल को विटनेस किया कि स्टॉक मार्केट के अंदर, तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल दिखाई दिया। मार्केट की कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 263 बिलियंस का इजाफा रिकॉर्ड किया गया इस वीक में मार्केट की कैपिटलाइजेशन का। अगर इसके साथ साथ हम मार्केट में नज़र दौड़ाएं कि इन्फ्लेशन रेशो की जो बात की जा रही थी, वो लास्ट हमने जब देखा था कि मई के अंदर 38% की बात की थी स्टेट बैंक की तरफ से और अब जो कि इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो मराकश के दौरे के ऊपर हैं और वहाँ पर JP मॉर्गन और दूसरी ऐसी एजेंसीज और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई और उन्होंने वहाँ पर जो बताया इस वक्त 31.4% के ऊपर इन्फ्लेशन रेशो है। लास्ट हमने देखा था कि ये 27 पॉइंट और 29% के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस वक्त 30 अक्टूबर को जो इस मंथ के लास्ट के ऊपर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, उसमें अब देखना यह है कि 22% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त मार्केट में है, क्या उसमें कोई चेंजेस आएगी। एक स्पेशल और न्यूज़ इस वक्त मार्केट में जो गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं कि शायद को 30 से 35 रुपये का डिक्लाइन विटनेस किया जाएगा, शायद 300 के अंदर प्राइसेस जो है ना वो विटनेस की जाए। अब देखना यह है कि आज रात को जब इसका ऐलान होगा तो क्या कितना डिक्लाइन आता है और कितने रुपए कम किए जाते हैं, जो कि कल हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक बार फिर जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन को 7% बढ़ गई थी। तो इस तरह से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें विटनेस तो ज़रूर की जा रही हैं, लेकिन इसमें डिक्लाइन कितना गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है ये तो आज रात को जब हम देखेंगे न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई न्यूज़ अनाउंस की जाएगी उसके बाद ही देखा जाएगा। जब हमने 6 साल के हाईएस्ट लेवल की बात की स्टॉक मार्केट की तो 2000 पॉइंट्स का मैंने जिस तरह से इजाफा बोला देखा और देखना यही है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से और किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई देती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बहाल ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से डी लिस्टिंग होने जा रही है, पाकिस्तान सुजुकी जो अपने शेयर्स जो है ना वो बायबैक करने जा रही है और अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट से डी लिस्ट करने जा रही है, इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर किस तरह से पड़ेगा, ये एक सवालिया निशान है। और देखना यही है कि इन्वेस्टर्स दोबारा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर दिलचस्पी लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की और स्पेशली पाकिस्तान की इस वक्त की जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको जो हम वीकली बेसिस पे डिस्कस कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा बूम इस वीक में विटनेस किया गया, बट उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं बोरो करने के बाद अपने बिजनेसेस को रन कर रही हैं, उनके लिए कितने इस वक्त मुश्किलात का सामना है, उनको इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब मुजम्मिल असलम साहब जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल साहब कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुजम्मिल साहब, इस वक्त अगर पाकिस्तान की मार्केट की सिचुएशन को देखा जाए, इस वीक में नो डाउट मार्केट ने 2000 पॉइंट्स तो गेन किए, 6 साल के हाईएस्ट के ऊपर इस वक्त स्टॉक मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन को 49,000 से क्रॉस करने के बाद 49,500 का इस वक्त इंडेक्स देखा जा रहा है मार्केट में। क्या समझते हैं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों में जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है वो हाई है अभी भी? देखिए बात ये कि जो है
इन्वेस्टर्स जो हैं अपने आप को अब मैं समझता हूँ कि पोजीशन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मईशत किस तरफ जाएगी। और यही जो है स्टॉक मार्केट की ब्यूटी होती है। स्टॉक मार्केट जो है वो टाइम से 6 महीने साल आगे चल रही होती है, और वो जो है मार्केट को और इकोनॉमी को टाइम कर रही होती है। तो अभी हर कोई यही देख रहा है कि आगे जाके इन्फ्लेशन में जो है एक डिप आएगी, स्लो डाउन आएगा। दूसरा जो है इलेक्शंस अभी जनवरी का बोल तो रहे हैं, लेकिन समहाउ इलेक्शंस भी हो जाएंगे। और तीसरी चीज ये कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए SIFC के तहत, ये जो डॉलर को कंट्रोल किया गया है और जो एनॉमली स्मगलिंग को जो है रोका गया है, अफगान ट्रेड ट्रांजिट से रिलेटेड एक पॉलिसी एक्शन लिया गया है, बिजली के चोरों को जो है पकड़ा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है उससे जो एक पाकिस्तान का एक जिस खड्डा हो जा रहा था, गहरी खाई की तरफ जा रहे थे, या हम आप ये कह लें कि अपनी कबर खुद खोद रहे थे, तो वो अब वो जो है ना कबर को जो है ना भरना शुरू कर दिया। और आप देख रहे हैं कि रोजाना ऑपरेशन हो रहे हैं, बिजली चोरों पे हो रहे हैं, हुंडी हवाला पे हो रहे हैं, स्मगलर्स पे हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, और ये आने वाले दिनों में इसके आपको नताइज नजर आएंगे, और हुकूमत को बाकायदा इससे फिजिकल स्पेस मिलेगी। हुकूमत का जहाँ रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था वहाँ बचत होगी, जहाँ रेवेन्यू चोरी हो रहा था तो रेवेन्यू आएगा। दूसरी बात ये कि ये आ, अभी क्योंकि 3 महीने की जगह 6-7 महीने हो जाएंगे इस गवर्नमेंट को, अगर इलेक्शन जनवरी में होते हैं, तो ये इनके अखराजात एक सियासी हुकूमत की तरह नहीं है। जैसे सियासी हुकूमत अखराजात जिस तरह करती थी, ये अखराजात में इनका हाथ थोड़ा हौला है। तो उससे भी जो पाकिस्तान की जो फिजिकल स्पेस है वो क्रिएट होगी। अच्छा तो मुजम्मिल साहब, ये चीज़ें तो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। अभी जो गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब का जो दौरा मराकश में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स JP मॉर्गन और दूसरी इस तरह की एजेंसीज के साथ भी इनका जो वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि जो IMF के साथ हमारे, जिस तरह से जमील साहब ने कहा कि IMF के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स थे उनको हमने सितंबर तक तो फुलफिल कर दिया, तो अभी आगे जो हमें ग्रांट मिलनी थी 900 मिलियन की, तो क्या आप समझते हैं कि ये इस वक्त रास्ता क्लियर हो गया? देखिए मैं ये जो स्टैंड बाय प्रोग्राम है ना, ये इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये जो पूरे 9 महीने की जो 3 किस्तें मिलनी थी ना, ये हमें मिल जाएंगी। ओके। इसकी एक बुनियादी वजह है कि IMF ने ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले कुछ एजाब दिए थे, बिजली बढ़ाने का, शरह सूद का, एक्सचेंज रेट का। बजट आपने देखा था, उन्होंने वापस रिवाइज करा दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये आप जो है सारी ये प्रायर कंडीशंस कर लें। एक दफा ये प्रायर कंडीशंस आप कर लेंगे तो फिर आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अब वो हदफ से ज्यादा हासिल करते हैं या हदफ से कम हासिल करते हैं, उसके बीच की कोई शर्त नहीं रखी थी उन्होंने। और उन्होंने एक खास, बहुत आपको याद होगा, उन्होंने कहा था ये पहला जो है किस्त मिलेगी PDM को, दूसरी मिलेगी इसको केयर टेकर को, और तीसरी इलेक्शन के बाद अगर कोई नई हुकूमत आती है उसको मिलेगी। तो आप ये देख लें कि अगर दो हुकूमतें जो है चेंज होनी है इस दौरान, तो वो कैसे जो है बीच में रिफॉर्म कर सकती है। तो वो रिफॉर्म जो है उन्होंने इसलिए प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले सारे करा दिए थे। तो अगर यहाँ IMF किस रोकेगा तो वो एक ज्यादती करेगा, और हुकूमत को उस पर बात करनी हो चाहिए। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स काफी पूरे हैं, तो ये सितंबर की दूसरी किस्त तो जारी हो जाएगी। तो इससे इससे आप ये मुराद ले रहे हैं कि इस वक्त जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और डॉलर नीचे आया, तो आप क्या समझते हैं डॉलर वाकई एक्चुअली बेसिस पे नीचे आ रहा है, या इसमें भी कोई ऐसी तो नहीं है कि कोई फॉर द टाइम बीइंग इसको कंट्रोल किया और आने वाले वक्त में दोबारा ये इस तरह से बूस्ट कर जाएगा, फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा? ये मैंने आपको अर्ज किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए गए, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो ये लिए गए और जो डार साहब के एक्शन से, इन दोनों में फर्क है। डार साहब आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे थे। डार साहब कहते थे कि इंपोर्ट बंद कर दो। डार साहब जो है किसी चीज के पैसे नहीं दे रहे थे। यहाँ पे इस तरह नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो सिस्टम से बाहर काम चले जाता उसको रोक रहे हैं और सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है जो सिस्टम से बाहर चला गया था वो जो है चीजें खराब कर रहा था। तो वो जो है इसमें और उसमें इससे ज्यादा फर्क है। IMF को अभी आप देख लें कि तकरीबन कुछ 24 या 25 सेशन हो गए, रुपया मजबूत हुआ है। IMF ने ये नहीं बोला कि ये मसनूई है, ये कहीं से आवाज ऐसी आई हो। सबको ये नजर आ रहा था कि ये क्रैकडाउन किया गया है और जो है चीजों को
जो है अब बॉर्डर को कंट्रोल किया गया है, तो ये उसकी बिना पे जो डिमांड स्लो हुई है उसकी वजह से रेट नीचे आ रहा है। बट हैविंग सेड दिस, हमें जो है इस पे एक एहतियात करने की जरूरत है, और हमें जो हमारा रेट है ना जो डॉलर का, हमें वो देखना होगा कि वो कहाँ से जो है नीचे अगर मजीद जाता है या स्ट्रांग होता है तो हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, यानी कि हमारी बरामदात, हमारी रेमिटेंसेस, इन तमाम चीजों के लिए आ, अगर हम इसको नॉन स्टॉप जो है लेके जाते रहे तो एट सम स्टेज ये हर्ट करना शुरू कर देगा दूसरे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को, और हो सकता है कि इम्पोर्ट्स और कंजम्पशन जो हमने बड़ी मुश्किल से स्लो की है रुपए को वो कमजोर करके, कि ये ना हो कि लोगों को सस्ता लगने लग जाए और वो जो है चीजें होना शुरू हो जाए और फिर इम्पोर्ट्स पर प्रेशर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर स्टेट बैंक की एक और डिसीजन की हम बात करते हैं। लास्ट जब मई में इन्फ्लेशन रेशो की बात 38% की गई थी, अभी दोबारा फिर 31.4 के ऊपर इस वक्त इन्फ्लेशन जो है ना वो चल रही है। लेकिन जो स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी थी, अभी 30 अक्टूबर को दोबारा रिव्यू होगा, दोबारा पॉलिसी अनाउंस होगी, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो बोरो कर रही हैं वो हमारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, तो आप क्या समझते हैं 22% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ चेंजेस आ सकती हैं? ये बात ये कि फॉरवर्ड लुकिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी भी, और मेरा अपना ख्याल ये है कि और हिस्ट्री भी यही कहती है, जब आपका डबल डिजिट में और हायर डबल डिजिट में जो है आपके जब इंटरेस्ट रेट्स होते हैं तो वो जो है उसके अगले साल 1.5 साल में जो है वो वापस सिंगल डिजिट की तरफ आ जाते हैं 2 साल के अंदर। ये हमने 2008-9 में भी देखा था, फिर हमने ये जो है 2018-19 में भी देखा था, जब 14-15% तक इन्फ्लेशन गई थी, फिर उसके बाद वो 7% पे आ गई थी। होना तो यही चाहिए। अब इसके लिए लवाजमात क्या है? इसके लिए लवाजमात ये है कि एक करेंसी आपकी स्टेबल हो जाए और आलमी मार्केट आपका साथ दे। अगर ये दो चीजें हो जाती है और तीसरा कोई क्लैमिटी ना आ जाए, जैसे सैलाब, जलजला, ऐसी कुछ चीज ना आ जाए, तो इनमें कुछ चीजें आपके हाथ में, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अनलेस अगर आप जो है वेनेजुएला हो जाए कि आलमी सैंक्शंस लग जाए, आप जो है जैसे श्रीलंका बन जाए कि एकदम आप जो है डेट डिफॉल्ट की तरफ चले जाए, तो पाकिस्तान की जो है एक डेट डिफॉल्ट की अभी भी टेंडेंसी है, जो अगर हमें अभी जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि अखबारों में भी आ रहा है कि फाइनेंसिंग गैप है इस साल का, और वो पूरा करने के लिए पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है। और आईएमएफ की अभी जो चीफ है क्रिस्टीना, उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान जो है ना बॉर्डर लाइन में है अपनी डेट, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हमें कुछ थोड़ा सा जो है ये एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन मार्केट जो है पॉजिटिव हमेशा होती है जब आप देखते हैं कि डॉलर एज एसेट क्लास टूट रहा होता है, तो मार्केट स्विच करती है, क्योंकि मार्केट अभी इस वक्त चीप है आपकी बहुत ज्यादा। अच्छा मुजम्मिल साहब, इस वक्त मार्केट में न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं बहुत सारे लोग जो है ना, इन्फ्लेशन पेट्रोलियम मसनूआत के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है मार्केट में इन्फ्लेशन को। इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की, ये पेशन गोई की जा रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉलर जिस तरह से नीचे आया है इसमें काफ़ी मेजर चेंज देखा जा सकता है। आप क्या समझते हैं कि इसमें चेंज आ सकता है पेट्रोलियम मसनूआत में भी डॉलर प्राइस नीचे आने की वजह से? अब से 24 घंटे पहले तक तो यही कह रहा था, 24 घंटे बाद सूरत हाल चेंज होगी, क्योंकि जो कल शाम को जाते जाते डॉलर ऑयल 7% बढ़ गया, तो वो जो है जो बड़ा एक हैवी किस्म का जो जैसे कहते हैं कीमतों में कमी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सारे, शायद वो ना हो सके अब, और अब वो जो है नॉमिनल सा 5-10 रुपए का कमी हमें देखने को मिले, वरना ये 25-30 रुपए तक बात जा रही थी। तो ये जो है क्योंकि आलमी हालात आपके सामने है, फलस्तीन इसराइल वाले, और उसमें जो है अब दूसरे ममालिक भी शामिल हो रहे हैं। इधर ममालिक फलस्तीन की तरफ है और मगरबी ममालिक जो है वो इसराइल की तरफ है, तो वो टेंशन एस्केलेट कर रही है। उसमें आपने देखा कि कतर ने बोल दिया कि मैं गैस सप्लाई काट दूंगा पूरी दुनिया की, तो आप समझ लेंगे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एक तरफ हो जाएंगी, हो रही हैं, और नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एक तरफ हो गई, क्योंकि सऊदी अरब, कतर वगैरह है एक तरफ है। रशिया का भी हो सकता है, यू नेवर नो, कि इन्हीं की तरफ वोट आ जाए, क्योंकि रशिया की तो इस वक्त बन नहीं रही ना यूरोप से भी और अमेरिका से। तो ऐसा कुछ अगर होता है तो कहीं ये ना हो कि उसमें जो है ऑयल की जो है कमबख्ती आ जाए, और वो कमबख्ती ऑयल भी आती है तो सीधा पाकिस्तान भी आ जाती है, क्योंकि जब तेल महंगा होता है तो फिर
हाँ, उसका इम्पैक्ट तो फिर यकीनन उसका इम्पैक्ट तो आता ही है ना इंपोर्टर के ऊपर। अच्छा मुजम्मिल साहब, इसके साथ साथ अगर देखा जाए पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़राई मुल्क की ज़रूरियात पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अभी IMF के कहने के ऊपर गैस टैरिफ भी जो है ना वो बढ़ाए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ऑलरेडी फर्टिलाइज़र सेक्टर का वो बढ़ जाएगा? जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा तो यकीनन फर्टिलाइज़र महंगा हो जाएगा, तो हम जो चीज़ें जो हम मसनूआत हमारी अपनी जो ज़राई ज़मीनें थी उसमें से जो हम मसनूआत ले रहे थे वो भी महंगी हो जाएंगी। तो आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को ये IMF का जो डिसीजन है इससे और नुकसान होगा? देखिए, बात ये कि नुकसान तो जो है सस्ते फर्टिलाइजर देकर के हो रही है। एक तो ये कि खाद बनाने वाली कंपनी के मुनाफे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कि जो हम सस्ती खाद बना रहे थे वो स्मगल हो जाती है। तो अब वो स्मगलिंग, और तीसरा ये कि वो सस्ती खाद आप एक तरफ दे रहे थे तो वो कई 100 अरब रुपए की उस पर सब्सिडी दे रहे हैं। वो जो सब्सिडी अगर आप दे रहे हैं तो वो सब्सिडी अगर आप घुमा कर जो है डायरेक्ट फार्मर को दे दें, उसको ये कहे कि आप जो है खाद ले लें, 6,000 रुपए की बोरी अभी 3,500 की मिल रही है, 3,000 की, हम आपको जो है आपकी जमीन है फर्ज करें 12 एकड़, तो हम आपको 12 एकड़ के हिसाब से जो है 1 एकड़ पे 1 बोरी लगती है, तो हम आपको 30,000 रुपये जो है रिबेट दे देते हैं। तो वो डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि इनडायरेक्ट सब्सिडी देकर एक खाद बनाने वाले का भी प्रॉफिट आप बढ़ा रहे हैं, फिर वो जो है सस्ती खाद होने की वजह से फार्मर को नहीं मिलती, सीधा एक्सपोर्ट हो जाती है, मतलब एक्सपोर्ट तो स्मगल हो जाती है। तो इसका दूसरा तरीका भी है कंट्रोल करने का, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मुजम्मिल साहब, दूसरी तरफ मैं आऊँगा स्टॉक मार्केट से, कुछ कंपनीज ऐसी भी नज़र आ रही हैं जो डीलिस्ट होने के लिए जा रही हैं, अपने वो शेयर जो है ना वो बायबैक कर रही हैं, जिसमें पाक सुजुकी का नाम सरफहरिस्त नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं इससे कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर्स का मार्केट के ऊपर होता है वो बहाल होगा, शेकी होगा? किस तरह का इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर रहेगा जब डीलिस्टिंग की तरफ कंपनीज चली जाएंगी? तो देखिए, मैं समझता हूँ कि डीलिस्टिंग जो है उसकी करने की वजह यह है कि कंपनियां लिस्ट की होती हैं। कंपनियां लिस्ट की होती हैं कि उनको कर्ज मार्केट से नहीं लेना होता, और वो जो है कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करती हैं और अपनी एक्सपेंशन करती हैं और अपने कारोबार को बढ़ाती हैं। अब पाक सुजुकी आप अगर देखें तो पिछले कई सालों से कोई इस तरह की मूड में नहीं लग रहा कि वो कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे या एक्सपेंशन करे। फिर पाकिस्तान की जो ऑटो मार्केट की आपको पता है डिमांड भी जो है पॉलिसी कभी ऊपर कभी नीचे, फिर हर बजट में जो है हुकूमत नए ड्यूटी टैक्सेस लगा देती है, रजिस्ट्रेशन पे पैसे, फाइलर के लिए अलग कीमत, नॉन फाइलर की अलग कीमत, तो डिस्टॉर्शंस इतनी ज्यादा है। तो जब अगर उस कंपनी ने एसेस किया होगा कि हम जितना काम कर रहे हैं इतने में ही रहना है हमने, और आगे हमें मजीद सरमाए की जरूरत नहीं है जो मार्केट से लेना है, तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट के लिए भी यूजलेस स्टॉक हो जाता है एक टाइम के बाद, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हर आदमी ग्रोथ के लिए जाता है ना। तो अगर कर्ज लेना है तो सिर्फ फिर आप बैंक की तरफ रुख कर लें। तो कुछ कंपनियों की साइकिल, लाइफ साइकिल भी जो है ना पूरी हो रही होती है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि पाक सुजुकी की लाइफ साइकिल जो है ना कोई खास फ्यूचर में इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। उससे ज्यादा ये कोरियन कंपनीज आई है, वो ज्यादा अगर वो लिस्टिंग पे आ जाए, किया, hyundai वगैरह, वो ग्रो कर रही है, वो छोटी गाड़ी भी ला रहे हैं, बड़ी गाड़ी भी ला रहे हैं, हाइब्रिड भी ला रहे हैं, जीपे भी ला रहे हैं, तो दे हैव मोर स्कोप। पाक सुजुकी एक सेगमेंट में काम कर रहा है और वो भी खामोशी से कर रहा है। और दूसरा वो इसके शेयर होल्डर को उससे कोई खास ना वो देता दिलाता भी कुछ नहीं है, तो वो ज्यादातर तो उसी में रहता है। जी मुजम्मिल साहब, मैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ आऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की काफ़ी सारे खसारे की बात की जा रही है, तकरीबन को 713 बिलियन के लॉस के अंदर है PIA। उसके टोटल को 35 तैयारों में से मेरे ख्याल में को 16-17 तैयार है, तो वैसे ग्राउंड है। उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज़ को बोनस दे रहा है, मार्केट में उसकी प्राइवेटाइजेशन की बातें की जाती हैं। तो ये आप किस तरह का तजाद देख रहे हैं इस वक्त? क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन ले सकती है प्राइवेटाइजेशन करने के? इंटरिम गवर्नमेंट ने ये जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने कुछ पावर्स तो दे दी और कानूनी पावर्स दे दी थी। अब उस कानूनी पावर्स के अंदर ही जो भी होगा वो होगा। लेकिन बात ये कि मैं कल सोच रहा था, हालांकि मैंने खुद भी तनकीद की थी PIA के इनको बोनस चीज करती, लेकिन अगर यूं बात करें तो फिर सरकारी किसी मुलाजिम को भी तनख्वाह नहीं बढ़ानी चाहिए। अभी 40% बढ़ाई है बजट में, कौन से सरकारी इदारा जो है इस पर काम कर रहा है बेहतर?
ये तो हमारे मुल्क के तारीखी खसारे हो रहे हैं इस वक्त, और यही सरकारी मुलाजिम के नाक के नीचे हो रहे हैं ना। FBR की भी अभी कल परसों तनख्वाह बढ़ी है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर आप PIA पे तनकीद करें तो फिर बाकियों पे भी करें ना। और अगर बाकी भी ऐसे ही कर रहे हैं तो PIA वाले कहेंगे हमारा क्या कसूर है भाई, बाकी सबको भी तो देते हैं आप। तो इसलिए जो है मैं तो PIA नहीं, जितनी भी सरकारी मुलाजिम है उसमें जो है, क्योंकि सरकारी मुलाजिमों को परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस नहीं मिलते, उनका जो है ना काम करे ना करे, आप यूनियन में बैठे पूरे दिन यूनियन में बैठे होंगे तो आपका बराबर बोनस आ जाएगा। तो जब तक परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस पे बात नहीं जाएगी तो ये तो एक फ्री लंच है, खाए जाओ, आवाम को डसे जाओ, मुल्क को जो है जिसे कहते हैं मुल्क की खसारों को और नुकसानात को बढ़ाए जाओ। तो एहसास तो टॉप से लेकर बॉटम तक नहीं है ना। आपके वजीर आजम जो गुजरा है पिछला, वो कैसे सफर करता था, और बाकी हुकूमत, वजीर खारजा पिछली हुकूमत की कैबिनेट का साइज, आप उनके अखराजात उठाए, तो फिर जाते जाते उन्होंने MP MNA जो फंड्स दिए वो माशाल्लाह, एक तरफ आप कह रहे हैं हम दिवालिया हो रहे हैं, मुल्क का खसारा बढ़ रहा है। वो तो देखिए सियासी तो वो रहता ही है ना, क्योंकि उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है, उन MNA ने दोबारा जीत के आना है, तो वो उनको फंड्स तो देंगे ना। अच्छा, यहाँ पर चलते चलते आपने शुरू में बात भी की थी, आपको क्या लगता है इलेक्शन 2024 के जनवरी में जिस तरह से बात की जा रही है, नजर आते हैं आपको? देखिए अपेरेंटली तो मुझे इलेक्शन कमीशन से ज्यादा तो जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वही आधे लोग नहीं लड़ने के लिए तैयार। तो फिर क्या नजर आना है, क्या बोले अब। ये मुस्लिम लीग नून भी जो है उसका भी कोई इलेक्शन का कोई वो नहीं है, उसी ने जो है ये सारा कुछ किया था। इलेक्शन जो है 90 दिन से जो है, असली तौर पर तो 60 दिन में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जो है 3 दिन पहले तोड़ के 90 दिन की कहानी डाली। 90 दिन के बाद डिलिमिटेशन वाली कहानी आ गई। तो मौलाना साहब कहते हैं पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है उनका कि आधे मुल्क में बर्फबारी होती है। इस तरह से फिर पूरा साल ही कोई ना कुछ तो चलता ही रहता है, फिर तो इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे। तो वो जो है वो आपकी सियासी जमातें खुद जो है वो इस वक्त साइड लाइन पे बैठी हुई है। तो जिन्होंने इलेक्शन कराना है उनको आप किस चीज का फिर बुरा भला कहें। जनाब बहुत 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 शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब आपके कीमती टाइम का। नाजरीन, जिस तरह से आज हमने देखने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस किस तरह से बहाल दिखाई देता है, जो हमने लास्ट बात की थी अपने ब्रेक से पहले, जो बात की थी कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स इस वीक में 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा विटनेस किया, और इस वक्त मार्केट जो है अपने 6 साल के हाई के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे थे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर में बजाय इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देने के, वही सब्सिडीज़ डायरेक्ट अगर पास ऑन की जाए फार्मर्स को तो उससे एक फ़ायदा हो सकता है। यकीनन इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वो लीडरशिप चाहिए जिसके पास विजन हो, जिसको जो है ना वो इस तरह के कुछ काम करने का एक्सपीरियंस भी हो। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन पता नहीं वो टैलेंट सियासत के मैदान में कहाँ चला जाता है। जब हमारी बात आती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की तो सियासी मैदान ऐसे सज जाते हैं जैसे वो इस मैदान के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जब बात करने की कोई ऐसा मौका आता है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आज दिन तक किसी भी सियासी पार्टी ने या किसी भी सियासी जो हमारे पार्टीज़ और जो भी लीडरान हैं उन्होंने कोई उस तरह से वो अच्छे इकदाम नहीं किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो। तो आज के इस एपिसोड से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।